तो एक नए दौर का आगाज हम इसको कह रहे हैं। कोशिश रंग लाती हैं, भले ही धीमी कोशिश ही सही, लेकिन कभी ना कभी उसके अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इंद्रेश जी ने, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बानी हैं और आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली ये तंजीम है मुसलमानों की, और कहीं ना कहीं इसने एक पहल की है। तो अब ये देखना होगा कि क्या मुसलमान भी इस तरफ और 2 कदम आगे बढ़कर पहल करते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस सवाल को उठा रहा हूं ताकि हम मिलीजुली तहजीब को फरोग दे सकें। और जो सच्ची गंगा जमनी तहजीब है, जिसके हिसाब से ही मुल्क आगे बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ेगा, उसको हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं और कसरत में वहदत के पैगाम को कैसे पूरी दुनिया को हम दिखा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कसरत में वहदत मतलब महेश जी, मतलब अनेकता में एकता। तो महेश जी ये बताइए आप कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पार्ट 2, मोदी युग 2, जिस तरह से लगातार बड़ी पहल कर रहा है मुसलमानों के हवाले से, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से, उसको अगर हम देखें तो अभी सोशल मीडिया पर भी कभी कभी हम देखते हैं कि उसका भी मुखालफा, उसका भी विरोध हार्डकोर वोटर्स के जरिए, आपके या जो समर्थक है उनके जरिए होना शुरू हो जाता है कि ये भी अपने आप में अपीजमेंट हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? इन इल्जामात पर आप क्या कहेंगे? और ये जो एक कदम आगे बढ़ाया गया है एमआरएम के जरिए, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए इमरान साहब, एक बात मैं आप कहूँगा, जो कुछ मैं समझता हूँ ये दारुल उलेमा को लेकर, कि आज़ादी से पहले ये संस्थाएं जो है अपने अस्तित्व में आई और इन्होंने देश में वो चीज़ दिया। आज़ादी से पहले जो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शिरकत किए, वो बहुत ऐसे लोग थे, हमारे देशभक्त, हमारे वो वीर सपूत थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए ये दारुल उलेमा की भूमिका को आप जो है इस्लामिक साइंस के तौर पे इनको स्थापित किया गया, ताकि इसके ज़रिए देश की और मातृभूमि की सेवा की जा सके। ऐसी व्यवस्था को जब छिन्न भिन्न किया गया और उस पर सबसे पहला अगर किसी ने प्रहार किया तो 1994 में किया गया, जब दारुल उलेमा नदवा में जो है पुलिस ने और आईबी ने छापा मारा, ये कहते हुए, और उसके बाद इसके चरित्र को, या वो दारुल उलेमा देवबंद हो या बरेलवी हो या नदवा हो, इन सब को ऐसे स्थानों को ऐसे प्रचारित कर दिया गया कि पता नहीं ये कितने बड़े आतंक के अड्डे हैं। उसके ऊपर जो मरहम का काम किया वो 2016 में हुआ, जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए ये कहा कि हमारे आतंकवाद के इस मुहिम में जो हमारे साथ होगा वही सच्चा भारतीय होगा। और उस पुकार पे, उस आह्वान पे दारुल उलेमा देवबंद ने 1000 अपने मौलवियों को इस बात के लिए लगाया कि पूरे देश में आप जाइए और आतंकवाद के खिलाफ मदरसों में बच्चों को ये बताइए कि इस्लाम जो है देश की सेवा के लिए होता है, इंसानियत की सेवा के लिए होता है, हैवानियत के लिए नहीं होता है। जो इसको बदनाम करना चाहता है, ऐसे बच्चों को जो गुमराह करना चाहता है, उनको पहले से आप सचेत करिए कि ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो आज इंद्रेश जी ने एक मरहम लगाने का वो काम भी किया है, जो मैं समझता हूँ कि वो देवबंद में जाके, और नहीं, ये बहुत अच्छी बात लोग हैं उनसे मिलकर, मैं आपकी एक राजनीतिक प्रतिक्रिया विचार रहा था, वो ये कि ये बहुत अच्छी कोशिश हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से सुनिए, मेरा सवाल है, कहीं ये कोशिश आप लोगों को उल्टी ना पड़ जाए, नहीं, हमारी ये परसेप्शन ना बन जाए कि आप जो है वर्ग विशेष के लिए, वर्ग विशेष को अपनी तरफ रागिब करने के लिए शुरुआती सारे प्रयास कर रहे हैं। मतलब मेरा सवाल साहब, वो दिन लद गए हिंदुस्तान से जब वर्ग विशेष की राजनीति होती थी। 2019 ने उस बैरियर को तोड़ दिया है। इस देश में 67% ऐसे लोग हैं जिनको वर्ग, जाति और उससे वास्ता नहीं रहा, उनकी सोच और समझ बदल गई है। ये आप ध्यान रखिएगा। 1969 में जो सोशल रेवोल्यूशन साउथ में हुआ था, 89 में मंडल कमीशन के जरिए नॉर्थ में हुआ, उसका इम्पैक्ट 2019 में ध्वस्त हो गया। अब यहाँ आप अगर ये बात कहेंगे तो ये किसी की ना गले उतरेगी, ना यहाँ हिंदू है ना मुसलमान हो, सबसे पहले एक इंडियन है, भारतीय है, उसकी सोच। जैसे ये अभी हमारे भारतीय अपना राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच के जो हमारे संयोजक हैं, इन्होंने जो बात कही उसको समझने की ज़रूरत है, जिसको मिनी पाकिस्तान कह के एड्रेस किया गया इनके सामने। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान का हिस्सा है यार, मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं? लेकिन आज वही मैं कह रहा हूं कि 1994 में इमरान साहब, आप बोलने दीजिए, आप जो लोग मंदिर मस्जिद की, मदरसे की सुनिए, आप बोलने दीजिए, राजनीति इस पर टिकी, उनका क्या होगा? आज समर्थन करने दीजिए। आज इन लोगों का, ये फलाई साहब जो बोल रहे हैं, या ये अफजाल साहब बोल रहे हैं, या जो हमारे दूसरे मौलाना साहब बोल रहे हैं, आज इनको समर्थन इसलिए
करने दीजिए कि इस समर्थन से एक नई खुशबू, एक नया पैगाम इस देश में जाएगा। अरे सर, तो मुझे तो उनकी भी फिक्र है जिनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप अगर उनके बारे में भी तो दो शब्द कहिए। नहीं, हम राजनीति के वजह से नहीं टिके हुए हैं जी। हम इस देश में, आपको सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, इस देश का अगर बेड़ा गर्क हुआ है तो इसी बात पे बेड़ा गर्क हुआ है कि तुम हिंदू और हम मुसलमान हैं। हमने भारतीय कभी अपने आप को कहने की कोशिश नहीं करी। अरे क्यों नहीं करी? 1994 में जब मुलायम सिंह होते हैं और मुलायम सिंह के सरपरस्ती में लखनऊ के अपना दारुल उलूम नदवी में छापा पड़ता है और उसके बाद वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, आजम खान उस समय चुप हो जाते हैं। और वो याद करिए, वो दारुल उलेमा का वो जो छवि बनी इस देश में वो आज तक खत्म नहीं हुई। लोग यही कहते हैं कि दारुल उलेमा में जो है आतंकवादी जो है पैदा किए जाते हैं। आज उस पे मरहम लगाने का काम इंद्रेश जी ने जरूर किया है। इस चीज का मैं समर्थन करता हूं। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। 2016 में हमारे 1000 मौलवियों ने जब संकल्प लिया कि इस देश से आतंकवाद को हम भगा के रहेंगे और हिंदुस्तान जो है ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये पूरे वर्ल्ड को वो चीज दिया है आजादी से पहले और आजादी के बाद। अगर मैंने कहा ना कि इस्लामिक साइंस पढ़ाया जाता था यहां से, यहां IRS, IAS, IPS ये निकलते थे, उसको आपने आतंकवाद का अड्डा घोषित कर दिया। ये हमारे लिए शर्मनाक। ये बड़ी अच्छी सोच है, ये बेहतर सोच है और खुली सोच है जिसके तहत आगे बढ़ा जा रहा है। आरएसएस से जुड़ी हुई तंजीम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसा कहा जाता है कि उसकी सरपरस्ती में चलती है। आरएसएस हालांकि इससे इनकार करता है, लेकिन साफ तौर पर ये उसका ही एक इदारा है, उससे किसी जुड़ी हुई एक तंजीम है। तो आरएसएस यानी मुस्लिम से जुड़ी तंजीम MRM के सरपरस्त हैं इंद्रेश कुमार साहब, और दारुल उलूम देवबंद जब पहुंचे उसके बाद उन्होंने जी सलाम से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जी सलाम को उर्दू की खिदमत के लिए मुबारकबाद भी पेश की। और क्या कुछ कहा इंद्रेश कुमार जी ने, आइए सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार जी, जो कल दारुल उलूम देवबंद पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद मुफ्ती असद कासमी और अब्दुल कासिम नोमानी से ख़ास मुलाकात की है। ये जानते हैं कि क्या कुछ अब्दुल कासिम नोमानी से उनकी बात हुई है, जो दारुल उलूम के मोहतमीम है, सदर मोहतमीम है। ये जानते हैं क्या कुछ कहा गया है। सर, पहले तो आपका स्वागत है इस्लाम में। कल किस तरीके की बातें हुई हैं? मैं जी इस्लाम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वह मुस्लिम जगत में और उर्दू जगत में बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। कल मैं इस्लामिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के और दारुल उलूम देवबंद के निमंत्रण पर दोनों जगह गया था। जो बातचीत हुई उसमें ये बातचीत हुई कि कट्टरता से नहीं, देश नेक, अच्छे और सच्चे मन से चलता है। कट्टरता शैतानियत को जन्म देती है, नेक, सच्चा और अच्छा हिंदुस्तानियत और इंसानियत को जन्म देती है। इस पर चर्चा होते हुए आया कि आज तालीम में एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में भी, मुसलमानों में। और वो ये है कि जहाँ दीन की तालीम हो, जिससे आदमी दीन को मानने वाला बिलीवर बने, वहाँ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है, जिसको आज की सरकार ने कहा है एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। इसकी चर्चा करते करते मैंने कहा दो तालीम और जोड़ लेनी चाहिए। एक वतन की मोहब्बत की तालीम, उसके लिए हिफाजत और कुर्बानी, और चौथी तालीम तहजीब की तालीम, जिसे एक अच्छा हिंदुस्तानी और एक अच्छा इंसान बने। तो इस तरह की चर्चा के बाद नमाज का समय होने वाला था, अजान आने वाली थी, इसलिए ये आया। फिर मिलेंगे। और इसी के साथ साथ एक बात के साथ हम विदा हुए, और वो ये थी कि हाथ मिले ना मिले, गले मिले ना मिले, पर दिल मिल जाए तो हिंदुस्तान एक सुनहरा और स्वर्णिम हिंदुस्तान बन जाएगा। इसलिए दिल मिलाने की एक्सरसाइज हो, हाथ मिलाने और गले मिलाने पर नहीं रुकनी चाहिए। दिल मिले, क्योंकि हम सब वतन से हिंदुस्तान के हैं, वतनीयत से हिंदुस्तानी हैं, पूर्वजों से हिंदुस्तानी हैं, और इसी के साथ साथ इंसानियत से और मानवता से हम हिंदुस्तानियत से भरपूर हैं।
इसलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत को मजबूत करेंगे। इसके साथ हमने एक दूसरे से मुलाकात समाप्त की। बिल्कुल, जिस तरीके से इंद्रेश कुमार की मुलाकात मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी के साथ हो चुकी है और उन्होंने कह दिया है कि दिल से दिल मिलने चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी दुनियावी और दुनियावी दोनों तालीम है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा की गई और अमन भाईचारे के एक मिसाल देश में देने के बड़े संकेत भी इंद्रेश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सैयद अब्बास अली, जी मीडिया, देवबंद। तो हाथ या गले मिलने से बेहतर है दिल मिलाए जाएं और दिल मिलने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। विवेकानंद जी मेरे साथ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब पहली बार में जीत कर आते हैं 2014 में, तो वो 15 या 16 में वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत बड़ा समारोह करते हैं, दुनिया भर से सूफिज्म को फॉलो करने वाले आते हैं और ये अपने आप में तारीखी था। इसके बाद जब मोदी युग 2 शुरू होता है तो इंद्रेश कुमार जी दारुल उलूम देवबंद, जो सबसे बड़ा शिक्षा इदारा है, वहां पहुंच जाते हैं और आपने सुना कि दिल मिलने चाहिए। कैसे आप इन पहल को देखते हैं? इससे पहले कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था और इन लोगों के लिए, खासतौर से जिनके लिए एक परसेप्शन बना दिया गया था, ये किस तरह के खिड़की दरवाजे खोलने की बात है, ये किस तरह से पूर्वाग्रहों को ध्वस्त करने की बात है? विवेकानंद जी। जी इमरान जी, मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि कुछ एलिट्स को पकड़ो और उनके माध्यम से पूरे कम्युनिटी पर अपना कब्जा बनाए रखो, उनको एक पॉलिटिकल अपनी क्या कहो कि अपनी वो मिल्कियत है, हमारी जो ओन्ड प्रॉपर्टी है, ये समझना जो था। आप देखिएगा कि जितने डेवलपमेंट्स के इंडिकेटर्स है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हालत है उनकी। तो अगर इतने लंबे समय तक एक पर्टिकुलर पार्टी को अगर सपोर्ट करता रही है मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये हालतें क्यों है? जबकि आपने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रेसिडेंट्स भी हुए हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर्स भी हुए हैं, अन्य बहुत सारे लोग हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही एलिट्स को पकड़े रहो और जो एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, कि उनके माध्यम से आप पूरी कम्युनिटी पर अपना प्रभाव बनाए रखो। मुझे लगता है ये एक कारण है। पर अब देखिएगा कि जब 2014 में सरकार आई तो एक स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। तो मुद्दा यह है कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ विज्ञान, उसका मतलब ये था कि ऐसी एक पढ़ाई आप हासिल करेंगे, ऐसी एक कि जिस तालीम हासिल करेंगे जिसके माध्यम से आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर ही फोकस करके नहीं रहेंगे, वहां पर ही आप कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे, बल्कि आगे चल करके अपने एक उज्जवल भविष्य की भी कामना करेंगे। ये और आप देखेंगे कि अब उनकी उसके बाद में जो इस 2019 में जो भी उनकी विक्ट्री हुई है, उसमें जो भाषण हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने साथ विकास और विश्वास की बात कही है। तो अब आप देखेंगे उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो 5000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात कही है, मुझे लगता है कि वो विश्वास को जीतने की ओर का एक कदम है। उसी के साथ में ट्रिपल तलाक की जब बात हो रही है तो उसमें भी मुस्लिम महिलाओं की बहनें जो है, मुस्लिम बहनें, उनकी जो हालतें हैं उन्हें भी साथ में लेकर, और ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस पर बहुत काम कर रहा है, उसने बहुत बेदारी जगाई है। तो आप सोचिए कि एक इदारा जो कि जितने बड़े पैमाने पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़े जा रहा है और वो इस तरह से खुले दिमाग के साथ आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तानियत को फरोग देने और यहाँ की संस्कृति के हिसाब से हम अपने इस्लाम को कैसे ढालें उसको लेकर के चलने की बात कर रहा है। ये एक बहुत अच्छे संकेत है। असद खान साहब को असल में जाना है, मैं आ रहा हूं विवेकानंद जी, असद खान साहब को दरअसल जाना है। असद खान साहब, मैं बस आपसे जाना चाहूंगा कि आप ये जरूर बता दें, इंद्रेश कुमार जी को अभी आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाथ मिलाने से गले मिलाने का वक्त शायद ना मिले या उसमें बहुत देरी भी हो जाया करे कभी कभी, लेकिन दिल मिले रहने चाहिए, उसको मजबूती के साथ मिलाने पर हम सभी लोगों को काम करना चाहिए। मतलब इशारा आप समझ रहे हैं और वहां से भी अच्छा संकेत मिला। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आपसे जो मैंने शुरू में किया था कि हमारे तरफ से कितनी जल्दी दिल मिलाने की पहल होती रहेंगी, क्योंकि ये दोनों तरफ का रिएक्शन होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था ना कि मतभेद होना अलग चीज है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और उसी को उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया इंद्रेश कुमार जी ने कि आप हाथ मिला रहे हैं लेकिन दिल में नफरत हो, आप गले मिल रहे हैं लेकिन दिल में घृणा हो, एक दूसरे के खिलाफ आप शक और शुबा हो आपके मन में एक दूसरे के लिए। फिर उस हाथ मिलाने का, उस गले मिलने का
कोई वर्थ नहीं रह जाती। मेन है कि आप भले मिले ना मिले बरसों, लेकिन जब मिले तो आपके दिल साफ होने चाहिए। ये है असल चीज जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और इंद्रेश कुमार जी ने अच्छा काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी तरफ से भी इस तरह के लोग आगे आएंगे, इनको बुलाएंगे और इस तरह के जो भी इश्काल हैं, जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, उनको आपस में बैठ के मुकालमे के जरिए एक दूसरे के साथ डिस्कशन के साथ ही आप दूर कर सकते हैं। देखिए, अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर वो चीजें इमेजिनेशन में आ जाती है जो सामने वाले ने कही भी नहीं होती। आप दो इंडिविजुअल को ले लीजिए। लेकिन इतना बता दीजिए चलते चलते कि आरएसएस की एंटी मुस्लिम वाली जो छवि है, या मुस्लिमों को लेकर के एक शुभा वाली जो छवि है मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम दुनिया में, मुसलमानों में, वो अगर इस तरह से पॉजिटिव होती चली गई, दूर होती चली गई, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो दिन रात इन्हें डराकर अपनी दुकानदारी चलाते हैं और 70-80 सालों से चला ही रहे हैं? क्या होगा उनका? अभी 2019 के इलेक्शन का रिजल्ट की बात चल रही थी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मालूम है क्या है इमरान भाई? अब लिटरेसी रेट हिंदुस्तान का बढ़ता जा रहा है। 9 करोड़ जो युवा थे इस बार वोटर्स, वो पढ़े लिखे युवा थे, वो जाहिल नहीं थे। तो उन लोगों ने मजहब से ऊपर उठकर, जात से ऊपर उठकर, इलाकाइयत से ऊपर उठकर, इन सब चीजों से ये उठकर देखा कि कौन हमारे मुल्क के लिए बेहतर रहनुमा हो सकता है, उसे चूज किया। मजहब की बुनियाद पे नहीं चूज किया गया, जात की बुनियाद पे नहीं चूज। वो देख सकते हैं आप, यूपी के इलेक्शन के रिजल्ट्स में आपको क्या मिला। जो ये तो कास्ट ड्रिवन सोसाइटीज थी ना, यहाँ तो कास्ट के बिना आप राजनीति नहीं कर सकते थे, जैसा कि पहले के लोग मानते थे। लेकिन इन दोनों ही जगह पे क्या रिजल्ट रहे वो आपने भी देखा और हमने भी देखा है। तो अब जो युवा आ रहा है, अब ये एक अच्छा, हम एक नए भारत की तरफ जा रहे हैं, हम एक न्यू इंडिया की तरफ जा रहे हैं, जो हमें लगता है कि जो एक नेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां मजहब की बात करके आप किसी एक दूसरे को एंटेगनाइज नहीं कर पाएंगे, नफरतें नहीं फैला पाएंगे, आप जात के नाम पर वोट मांग के नहीं राजनीति कर पाएंगे। आपको काम करके देना पड़ेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी लोग आपको वोट करेंगे। ठीक है, तो एक नए दौर का आगाज, हम आखिरी मरहले में आ गए इस चर्चा के, और मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त दूं ताकि वो अपनी बात ठीक तरह से रख पाएं। वाकई हम इसको एक नए दौर के तौर पर देखते हैं। संघ ने, आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो उसकी अपनी तंजीम है, जो उसकी सरपरस्ती वाली तंजीम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके जरिए एक पहल की है और उसके सरपरस्त इंद्रेश कुमार खुद पहुंचते हैं दारुल उलूम देवबंद, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं और जैसा कि दिख रहा है वहां से भी मुस्बत पहल है। लेकिन ये कितनी दूर तक ये सफर चलेगा, इस पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि डिफरेंसेस बने रहें, क्योंकि उनकी दुकानदारी, उनकी राजनीति, उनका काम करने का तरीका वो इसी से चलता है। एक बार फिर मैं अफजाल साहब के पास आना चाहूँगा। मोहम्मद अफजाल साहब, मुझे इसी बात का शुबा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की, आप तो लगातार इस बार में काम करते रहे, आपने तो ग्रास रूट लेवल पर काम किया, आप तो अच्छे से समझते हैं कि कितना आपको भी सुनना पड़ता होगा। इंद्रेश जी वहाँ पर जब पहुंचे होंगे तो उसके लिए आप लोगों ने अंदर कितना काम किया होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस प्रैक्टिकल जो आपके तजुर्बात हैं उसको देखते हुए बताइए कि रास्ता और कितना बड़ा, कितना मुश्किल है, या फिर हम बहुत मंजिल के करीब पहुंच गए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितने हर्डल्स और कितने ब्रेकर्स का हमने सामना किया, ये हम जानते हैं। लेकिन उस बावजूद उसके कौम में ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और हमारा हौसला अफजाई करी, जिसका नतीजा ये है कि आज हम इस जगह मौजूद हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे दिल में एक कसक है, जो मैं आपके सामने और इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और माननीय इंद्रेश जी के जरिए हुआ। लेकिन बाकी जो हमारे जो इदारे हैं, जो तालीमी इदारे, चाहे नदवा शरीफ है, चाहे हमने बार बार यहाँ के दरवाजे खटखटाए हैं, चाहे बरेली शरीफ है, चाहे नदवा शरीफ है, चाहे देवबंद शरीफ है, हमने बार बार दरवाजे खटखटाए हैं और हम गए। लेकिन असल में देखिए, बात यह है कि जिस हिंदुइज्म को, जिस के बारे में हमारे इस्लाम के और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात पर जाना चाहता हूँ कि हम मुसलमान जो जिसको कहते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और उन्होंने जो पैगाम भेजा था, उस पैगाम की बदौलत आज हम हिंदुस्तान के मुसलमान जो हिंदुस्तान में बैठे हुए, उस पैगाम की बदौलत बैठे हुए हैं। लेकिन आज जिस तरह के जो ये पैगाम हमारे जितने भी जो बर्फ पिघलनी उस तरफ से चाहिए थी, जो काम हमारे जो दीनी मराकिज हैं उनके जो काम थे, उन्होंने वो काम, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने वो काम नहीं किया। माननीय इंद्रेश जी ने वो काम किया। मैं ये कहता हूँ, वो भी भारतीय है, ये भी भारतीय है, वो भी देश से मोहब्बत करने वाले, वो भी राष्ट्रवादी है, ये भी राष्ट्रवादी है, लेकिन उनका राष्ट्रवाद खामोश रहा और माननीय इंद्रेश जी का राष्ट्रवाद बोलता रहा। जबकि मुझे तकलीफ ये है
कि उनका राष्ट्रवाद क्यों नहीं मंजर आम पर आया और आकर उन्होंने क्यों नहीं संघ से, भाई संघ के दरवाजे कब बंद हुए आरएसएस के? आप ये देखिए, मैंने खुद देखा जब पाकिस्तान से जब जो कांग्रेस का जमाना था, दौरे हुकूमत था, उसमें जब अपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस जमाने में पाकिस्तान का एक वफद आया था और उसके अंदर उलमाओं का वफद आया था, जिसका इस्तकबाल जो है दिन के खुले मैदान के अंदर आरएसएस के कार्यालय के अंदर हुआ था। उन्होंने आकर उनको दिखा दिया यहाँ के उलमाओं को कि देखो हम लोग किस तरह का इस्तकबाल करते हैं, और संघ के बड़े बड़े अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उनका बहुत अच्छा, जो कहते हैं जिस तरीके से, जबकि वो पाकिस्तान से आए हुए थे, जब हम उनका इस्तकबाल संघ वाले कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे देश की जानिब से, हमारे मुल्क के उलमाओं ने? क्योंकि बात यह है कि हम इस्लाम के अलमबरदार हैं, तो आपको जो है सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। इस बात को जो है ना, लेकिन इंशाअल्लाह ताला देखिए, ऐसा नहीं, मैं पूरी उम्मीद हूँ, ये बड़ी बात है। इंद्रेश जी भी इसी भाव के साथ गए होंगे, कोई तो कोई कोशिश तो होनी चाहिए और उम्मीद के साथ ही गए, और वहां से भी अच्छा रिस्पांस मिला और भी इदारे हैं वहां से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो कासमी साहब, जो एक पहल हुई है, आप खुद कहीं ना कहीं नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलमा हिंद के, उलमा हजरात का एक बड़ा किरदार होता है। आम मुसलमान तो ठीक है वो, लेकिन अभी भी हमारे बर्र-ए-सगीर का मुसलमान बड़े पैमाने पर उलमा हजरात को फॉलो करता है, उनको सुनता है, समझता है, उनकी बताई हुई बातों पर अमल भी करता है। उलमा हजरात ने भी बड़ा रोल निभाया है दूरियां बनाने में भी, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा। तो अब उलमा हजरात को आप लोगों की तरफ से किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है उलमा हजरात की, वो काम किस लेवल पर पहुंचा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर जरा रोशनी डालिए बहुत कम वक्त में। देखिए, दारुल उलूम का जो क़याम था वो राष्ट्रवाद के लिए किया गया था, क्योंकि जब आज़ादी की जंग चल रही थी, उस जंग में जब लोग बहुत ज़्यादा शहीद हो गए, तो दारुल उलूम को कायम किया गया राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की हिफाजत के लिए। मगर अफसोस और शर्म की बात है कि पिछले 70 सालों के अंदर कुछ लोगों ने दारुल उलूम की जो कुर्बानियाँ थी या जो उसका मकसद था, उसको सिर्फ एक तालीमी मकसद रहने दिया, बल्कि राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं दारुल उलूम के राष्ट्रवाद के ऊपर विचारधारा के विमंश ने कोहरा बिछा दिया था। अब हमें उम्मीद है कि वो कोहरा हटेगा, और कोहरा हटने के बाद में जो दारुल उलूम का क़याम का मकसद था, दारुल उलूम उसी मकसद में दोबारा आगे बढ़ेगा। तालीम के साथ साथ राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भूमिका को लेकर वहां के जियाले आगे बढ़ेंगे। कल को ये कोई कहे कि संघ पहुंच गया है वहां तक, दारुल उलूम तक संघ ने अपनी पैठ बना ली, बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े भाई ने अपना किरदार अदा कर दिया है, अब जिम्मेदारी नहीं, अगर कोई इसको नेगेटिव प्रचार करे कि देखो आरएसएस वाले तो अब दारुल उलूम देवबंद तक एंट्री मार गए हैं, मतलब उन्होंने वहां भी अपनी पैठ बना ली है, तो कैसे आप उसको काउंटर करेंगे? देश के हारे हुए लोगों में इस वक्त बड़ा भौचाल मचा हुआ है। कल से बहुत परेशान हैं, वो बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं देवबंद में, जगह जगह पर वो कोशिश कर रहे हैं कि देश की और तंजीमें, देश के उलमा इकराम, देश के लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हिमायत कर रहे हैं, ये सिलसिला रोकना चाहिए। मगर देश के लोगों ने देख लिया है कि 70 सालों से उन्हें अपने भाई से दूर किया गया था, अपने ही देश में अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा किया गया था। मगर देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय एकता के साथ आगे बढ़ना है और अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें दोनों को साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। बहुत बड़ी बात। और जब मैं अगर हम आगे मुंह से ये बात सुनता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम एक सही वे में जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोशिश चल रही है तो ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको बहुत कम लोग इस तरह की बात करते हुए मिलेंगे, या तो उस तरह की बातें होंगी कि दो लोगों को आपस में भिड़ा दो और उसके बाद टाइम निकाल लो। जी सलाम के जरिए अगर आप चर्चाओं को देखते होंगे तो एक बहुत बड़ी कोशिश है कि हम बेहतर हिंदुस्तान कैसे बना सकते हैं जिसमें सारे लोग एक साथ हो। जो सच्ची गंगा जमनी तहजीब है, एक तरफा नहीं, सच्ची, उसके लिए काम बहुत मुश्किल भी है। एक मिनट मेरे पास बचा है। महेश जी, 1 मिनट में बड़ी माजरत के साथ माफी के साथ चाहूंगा, आज मैंने आप दोनों को कम वक्त दिया, लेकिन उलमा हजरात भी हैं और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ओहदेदार थे तो उनको इसलिए मैं चाह रहा था कि मौका दूं कि वहां से बात जी। तो महेश जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर मैं। देखिए इमरान साहब, मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि देखिए, देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, शायद आप पढ़िएगा तो मिल जाएगा, कि हमारे जो परमवीर चक्र, जो प्रथम परमवीर चक्र थे हामिद मीर साहब, वो भी इसी इंस्टीट्यूशन से निकले हुए व्यक्ति थे। ठीक है ना? तो हमने ऐसी ऐसी चीज़ें ये दी है, और उस इंस्टीट्यूशन को जो है ना 1963 तक इस देश में 28,000 मदरसों और इंस्टीट्यूशन का, इस तरह का इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया। उसके बाद
उसके बाद आप देखिए तो उसका ग्रोथ रेट, मतलब आप समझ लीजिए जो पढ़ाई लिखाई का, मतलब मदरसा मैं नहीं कहूँगा उसको, मैं कहूँगा शिक्षण संस्थान होता था जो माइनॉरिटीज क्लास के लिए होता था, जहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। उनको जो है उनके ऊपर लगाम इसलिए लगाया गया कि राजनीतिक रूप से इन सब संस्थाओं का तुष्टीकरण शुरू हुआ। और 1994 का वो फेज आया साहब, जब इसको आतंक का एक बहुत बड़ा अड्डा के रूप में जो है इसको चमकाया गया, जब यहाँ छापे पड़े। और उस चीज से अभी तक भारत बाहर नहीं। देखिए, मुस्लिमों के लिए तो हो सकता है कि देवबंद, बरेली और लखनऊ, ये हो सकता है कि भाई वहाँ जाना आना पढ़ना उनके लिए बड़ा सहज हो, लेकिन औरों के लिए और भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी पहल कही जाएगी कि उस औरा से भी ये आरएसएस ने एक सच्चे मतलब मुल्क की सेवा के मद्देनजर जो इंद्रेश जी ने ये काम किया है, वो उस चीज से भी बाहर निकालने की काम किया है, जो ये देवबंद को लोग हमेशा एक शक की निगाह से देखते थे कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि आतंकवादी बन जाए। विवेकानंद जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। मैं मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा कि चमन में इख्तिलात ये रंगबू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। आपकी उर्दू अच्छी है, आप मराठी बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उर्दू आपकी अच्छी नहीं, मैं समझने की कोशिश करता हूं इमरान जी, इसलिए और एक अंत में मैं सिर्फ मेरी जो फेवरेट लाइन है आरएसएस के गीत की, नहीं है विवेकानंद जी, ठीक है, नहीं तो मैं आपके पास आता, मुझे बार-बार इशारा मिल रहा है भास्कर जी।